अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मुज़फ़्फ़र इकबाल। ये हमारा आज का टॉपिक है कि जावा में मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग क्या होती है, हम इनको कब और कहाँ कैसे यूज़ करते हैं। आज हमने इन चीज़ों को डिस्कस करना है। हम जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, एक तो हमें वहाँ पे मेथड्स को ओवरलोड या ओवरराइड करना पड़ जाता है, या जब आप किसी क्लास को डिफाइन कर रहे होते हैं, वहाँ पे हमें मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स डिफाइन करने पड़ते हैं, तो वहाँ पे आपको ओवरलोडिंग चाहिए होती है। या अगर आप जावा के किसी प्री डिफाइंड मेथड को दोबारा से अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लिखना चाहते हैं, तो वहाँ भी हमें मेथड ओवरराइडिंग चाहिए होती है। तो ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग होती क्या है? उसके बाद उनको आप कैसे यूज़ करते हैं, ये आज के हमारे वीडियो का कंटेंट है। सबसे पहले ओवरलोडिंग होती क्या है, हम उसको देखते हैं। अगर आप किसी एक क्लास में एक ही मेथड को मोर देन वन टाइम डिफाइन करते हैं, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास एक क्लास है, उसका नाम डेमो है। यहाँ पे आपने एक ही मेथड को मोर देन वन टाइम डिफाइन किया हुआ है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। यहाँ पे शर्त ये है कि जो मेथड का नेम होगा वो सेम होगा, लेकिन जो पैरामीटर्स है आपको वहाँ पे चेंज लेके आना पड़ता है। या तो आपको नंबर ऑफ पैरामीटर्स को कम या ज़्यादा करना पड़ता है, या आपने उनकी टाइप को चेंज करना पड़ता है। जिस तरह यहाँ पे एक पैरामीटर है, अगर आप इसी मेथड को दोबारा डिफाइन करते हैं, तो उसके बाद जो पैरामीटर्स होंगे या तो वो 1 से कम होगा या 1 से ज़्यादा होगा, या फिर उनकी टाइप को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने ये डिफाइन किया, इसका एक पैरामीटर है, टाइप इसकी इंटीजर है। यहाँ पे आप दोबारा डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 2 पैरामीटर्स हैं, और यहाँ पे आप उसको फिर डिफाइन कर रहे हैं, और यहाँ पे भी एक ही पैरामीटर है, लेकिन यहाँ पे टाइप इंटीजर दी है और यहाँ पे टाइप डबल है। तो आप इस तरीके से जब एक मेथड को मोर देन वन टाइम डिफाइन करते हैं और पैरामीटर्स या तो कम कर लेते हैं या ज़्यादा कर लेते हैं या उनकी टाइप को चेंज कर लेते हैं, तो आप मेथड्स को इस तरीके से ओवरलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि मेथड ओवरलोडिंग में जो रिटर्न टाइप है वो मैटर नहीं करती है। बेशक आप इसको सेम रखें, या अगर आप इनको चेंज भी कर लेते हैं, तो रिटर्न टाइप का ओवरलोडिंग से कोई कंसर्न नहीं होता। हम जब किसी क्लास को डिफाइन कर रहे होते हैं, तो एक क्लास में हमें मोर देन वन कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने पड़ते हैं। तो अगर आप किसी एक क्लास में नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर्स एक से ज़्यादा डिफाइन कर लेते हैं, तो ये आपकी कंस्ट्रक्टर्स ओवरलोडिंग होती है। जिस तरह इस एग्जांपल में क्लास का नेम डेमो है, यहाँ पे आपने डेमो को डिफाइन किया, यहाँ पे दोबारा डेमो को डिफाइन किया, तो ये आप कंस्ट्रक्टर्स को मल्टीपल टाइम ओवरलोड कर रहे होते हैं। इस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर कोई भी नहीं है, इसको हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट या नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ये एक दूसरा डेमो कंस्ट्रक्टर है, और यहाँ पे 2 पैरामीटर्स हैं, तो चूँकि नेम हमारे पास सेम आ गया, लेकिन पैरामीटर्स में हमारे पास फ़र्क आ गया, तो आप इस तरीके से मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स को एक ही क्लास में डिफ़ाइन कर सकते हैं। इस चीज़ को हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर्स की ओवरलोडिंग कह रहे होते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि मेथड ओवरराइडिंग क्या चीज़ होती है? मेथड ओवरराइडिंग के लिए सबसे पहले जो शर्त है वो ये है कि क्लासेस एक से ज़्यादा होती हैं, और उन क्लासेस के दरमियान में पेरेंट चाइल्ड का जो रिलेशनशिप है वो भी होना चाहिए। तो अगर हमारे पास पेरेंट चाइल्ड 2 क्लास एग्जिस्ट करती हैं, और आप पेरेंट के किसी मेथड को चाइल्ड में दोबारा से रीडिफाइन कर लेते हैं, तो इस चीज़ को मेथड्स ओवरराइडिंग कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास एक क्लास है, इसके अंदर आपने एक मेथड लिखा हुआ है जिसका नाम मेथड है, इसके 2 पैरामीटर्स हैं। इसके बाद ये इसका चाइल्ड है, जो कि एक्सटेंड कर रहा है इस पेरेंट क्लास को, मतलब ये जो चाइल्ड है, ये सब क्लास है इस पेरेंट क्लास की। पेरेंट क्लास में एक मेथड डिफाइंड था, अगर आप इसी मेथड को दोबारा से चाइल्ड में रीडिफाइन कर लेते हैं, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। यहाँ पे ये बात इम्पोर्टेंट है कि मेथड ओवरराइडिंग में आपने इस फर्स्ट लाइन में कोई भी चेंज लेके नहीं आनी होती। मतलब जो मेथड का नेम होगा वो भी सेम होगा, जो रिटर्न टाइप होगी वो भी सेम होगी, जो नंबर एंड टाइप ऑफ पैरामीटर्स हैं वो भी सेम होंगे। इवन अगर यहाँ पे आपने पब्लिक लिखा होगा, तो यहाँ पर भी पब्लिक को लिखना पड़ेगा। तो जो भी आपने पेरेंट में जिस तरीके से फर्स्ट लाइन लिखी होती है, चाइल्ड में आपको एग्जैक्टली वो लाइन वैसे ही लिखनी होती है। तो इस चीज़ को यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मेथड हमने डिफाइन किया था पेरेंट क्लास में, और ये जो हमने मेथड डिफाइन किया होगा चाइल्ड क्लास में, ये एग्जैक्टली सेम है। तो इसको मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं।
ऑफ कोर्स जिसकी बॉडी होगी उसमें फ़र्क होगा, जो यहाँ पे कोड लिखा गया होगा ये कोई और होगा, जो यहाँ पे कोड लिखा होगा ये कोई और होगा, लेकिन जो इसकी फर्स्ट लाइन है ये दोनों की एग्ज़ैक्टली सेम होती है, इसको हम यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हम मेथड ओवरराइडिंग को कब और कैसे यूज़ करते हैं? तभी आपको मैं नेटबीन्स पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे हम देखते हैं कि आप मेथड ओवरराइडिंग को कैसे और क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है। यहाँ पे हमने क्लास डिफाइन की है पर्सन के नाम से, ये इसके 2 एट्रिब्यूट्स हैं, ये इसके 2 कंस्ट्रक्टर्स हैं और ये इसका डिस्प्ले मेथड है। और यहाँ यहाँ पे आपने पर्सन क्लास के नाम से 2 कंस्ट्रक्टर डिफाइन किए हुए हैं, तो ये कंस्ट्रक्टर्स की ओवरलोडिंग है, जिस तरह मैं बात कर रहे थे कि अगर आप किसी एक नाम से मल्टीपल मेथड डिफाइन कर लेते हैं, तो ये ओवरलोडिंग होती है। आपको जो फ़र्क निकालना होता है, वो पैरामीटर्स में होते हैं। यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं है, यहाँ पे 2 पैरामीटर्स हैं, तो अगर कंपाइलर को फ़र्क फ़ील होगा, तो ये आपके कंस्ट्रक्टर्स की या आपके मेथड्स की ओवरलोडिंग करने दे देगा। तो यहाँ पे चूँकि पैरामीटर्स में फ़र्क आ रहा है, तो हम यहाँ पे पर्सन के नाम से 2 मेथड्स या 2 कंस्ट्रक्टर्स डिफाइन कर रहे हैं। ये इसका डिस्प्ले मेथड है। ये डिस्प्ले मेथड है जो इसके नेम को और एज को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे एक और क्लास है जो कि बेसिकली चाइल्ड है पर्सन क्लास की, क्योंकि ये एक्सटेंड्स कर रही है पर्सन क्लास को जो हमने यहाँ पे डिफाइन की हुई है। तो अगर आप किसी एक क्लास में किसी दूसरी क्लास को एक्सटेंड कर लेते हैं, यहाँ पे इसको हम इनहेरिटेंस कह रहे होते हैं, तो स्टूडेंट चाइल्ड है इस पर्सन क्लास का। यहाँ पे इसके 2 एट्रिब्यूट्स हैं, ये इसका अपना कंस्ट्रक्टर है और ये इसका मेथड है। अब यहाँ पे ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ये जो आपने यहाँ पे डिस्प्ले मेथड लिखा हुआ है, सेम यही मेथड हमने इसके पेरेंट में भी लिखा हुआ था। तो अगर आप पेरेंट के किसी मेथड को चाइल्ड में एग्ज़ैक्टली सेम दोबारा से लिख लेते हैं, इस चीज़ को हम यहाँ पे ओवरराइडिंग कहते हैं। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे ओवरराइड का कीवर्ड भी लगा सकते हैं, ताकि कंपाइलर को कंफर्म हो सके कि आप इस मेथड को ओवरराइड करना चाहते हैं। ओवरराइड करने के लिए अगर आपने एट द रेट ओवरराइड लिखा, तो इसका मतलब ये है कि आप कंपाइलर को ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि मैं जो ये मेथड लिख रहा हूँ, ये ऑलरेडी इसके पेरेंट में डिफाइन हो चुके हैं और पेरेंट के मेथड को मैं यहाँ पे दोबारा से ओवरराइड कर रहा हूँ चाइल्ड में। तो कंपाइलर चेक करेगा कि क्या आपने ओवरराइडिंग के रूल्स को फॉलो किया या नहीं किया। अगर रूल्स को फॉलो किया होगा, तो ये आपको ओवरराइड करने दे देगा। अगर रूल्स को फॉलो नहीं किया होगा, तो ये आपको एरर दे देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पे एक छोटी-सी चेंज लेके आता हूँ। मैं इसमें पब्लिक का कीवर्ड भी ऐड कर लेता हूँ। तो ओवरराइडिंग में जो फर्स्ट लाइन होती है, ये एग्ज़ैक्टली वही लिखनी होती है जो पेरेंट में डिफाइन होती है। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से डिस्प्ले मेथड को लिखा पेरेंट में, जो चाइल्ड में लिखेंगे इसको भी आपने ऐसे ही लिखना होगा। हमारे पास वहाँ पे पब्लिक लिखा हुआ था, यहाँ पे पब्लिक नहीं है, तो इसने आपको एरर दे दिया कि यहाँ पे भी सेम ये वही होना चाहिए जो कि इसकी पेरेंट क्लास में डिफाइन हुआ था। अगर मैं यहाँ पे पब्लिक का कीवर्ड लिख लेता हूँ, तो ये जो एरर उसने दिया था वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने एग्ज़ैक्टली वही चीज़ लिखी है जो कि इसके पेरेंट में डिफाइन थी। तो ओवरराइड करने के लिए आप कंपाइलर की हेल्प भी ले सकते हैं और आप यहाँ पे एट द रेट ओवरराइड लिख के कंपाइलर से कहते हैं कि मैं जो मेथड लिखने लगा हूँ, ये पेरेंट में डिफाइन होगा, मैं उसी मेथड को ओवरराइड करना चाहता हूँ। बाकी आप अगर चाहें तो यहाँ से जो पेरेंट का डिस्प्ले मेथड था, सुपर का कीवर्ड यूज़ करते हुए उसको कॉल भी कर सकते हैं। तो डिस्प्ले के मेथड जब कॉल होगा इस क्लास के ऑब्जेक्ट के ज़रिए, तो ये पहले कॉल कर लेगा पेरेंट के डिस्प्ले मेथड को। इस कोड को एग्ज़ीक्यूट करने के बाद ये जो रिमेनिंग कोड होगा इसको एग्ज़ीक्यूट कर लेते हैं। अगर इस कोड को हम यहाँ से रन भी कर लेते, ये इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना जिसके यहाँ से 4 एट्रिब्यूट्स पास हो रहे हैं। ये रिसीव कर लेगा ये वाला कंस्ट्रक्टर, इनमें से जो 2 एट्रिब्यूट्स होंगे ये चले जाएँगे इस पेरेंट के पास, वो इसको असाइन कर देगा नेम को और ऐज को। जो बाकी 2 एट्रिब्यूट्स हैं वो मिल जाएँगे रोल नंबर को और मार्क्स को। उसके बाद जब ये डिस्प्ले को कॉल करेगा, तो ये वाला डिस्प्ले कॉल हो जाएगा, जो कि कॉल कर लेगा पेरेंट डिस्प्ले को, उसके बाद ये बाकी रिमेनिंग एट्रिब्यूट्स को डिस्प्ले कर देगा। अगर इस कोड को मैं यहाँ से रन कर लेता हूँ, तो ये इसका आउटपुट है जिसमें डिस्प्ले मेथड में आपने जो लिखा था वो डिस्प्ले हो जाएगा। कुछ डिस्प्ले होगा फ्रॉम द चाइल्ड क्लास और कुछ डिस्प्ले होगा फ्रॉम द पेरेंट क्लास और एज़ अ होल जो रिज़ल्ट होगा वो आपको वहाँ पे मिल जाता है।
तो इस तरीके से आप पेरेंट के किसी भी मेथड को चाइल्ड में जब दोबारा से डिफाइन कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पे ओवरराइडिंग कहते हैं। अगर आप चाहें तो जो जावा के प्री डिफाइंड मेथड्स होते हैं, आप उनको भी ओवरराइड कर सकते हैं। जिस तरह हमने लास्ट टाइम बात की थी कि अगर आप कोई क्लास डिफाइन कर लेते हैं, अगर इस क्लास का कोई पेरेंट आप डिफाइन नहीं करते, तो इसका जो पेरेंट होते हैं वो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट क्लास हो जाती है। तो फर्ज करते हैं कि हम यहाँ पे इस क्लास को इनहेरिट नहीं करते, तो स्टूडेंट क्लास का जो पेरेंट होगा वो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट क्लास हो जाती है। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो भी ठीक है, अगर आप ना लिखना चाहें तो इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ये क्लास ऑटोमेटिकली हर उस क्लास के पेरेंट बन जाती है जिसका कोई पेरेंट नहीं होता। फर्ज करते हैं इसको मैं यहाँ पे नहीं लिखता, तो इसका जो पेरेंट होगा वो ऑब्जेक्ट क्लास हो जाती है। तो ऑब्जेक्ट क्लास में हमारे पास एक मेथड है टोस्ट्रिंग। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टोस्ट्रिंग होता ही क्या है और आप उसको कैसे ओवरराइड कर सकते हैं। चूंकि जो पर्सन क्लास है, अब ये इस क्लास के पेरेंट नहीं है, तो हमारे पास जहां जहां पे ये सुपर यूज हुआ था उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब ये हमारे पास स्टूडेंट क्लास है जिसके दो एट्रीब्यूट्स है, एक रोल नंबर है और एक मार्क्स है। यहाँ पे मैं इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से इसको भी हटा देते हैं क्योंकि अब हम यहाँ पे नेम को और एज को यूज नहीं कर रहे। तो ये इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, ये इसका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो गया और यहाँ से हम इसको यूज कर लेते। तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना जिसका एस रेफरेंस वेरिएबल है और हम यहाँ पे अब जो टू स्ट्रिंग मेथड है उसको कॉल कर लेते हैं। कॉल करने के लिए आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यूज कर सकते हैं और यहाँ पे एस डॉट टू स्ट्रिंग जो कि जावा का प्री डिफाइंड मेथड है और ये मेथड डिफाइंड हुआ है ऑब्जेक्ट क्लास में, उसको यूज किया जा सकता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो टू स्ट्रिंग मेथड है वो हमने यहाँ तो नहीं लिखा। अगर यहाँ पे नहीं लिखा तो ये कहाँ से आता है? तो जिस तरह हमने बात की कि स्टूडेंट क्लास का जो पेरेंट होगा वो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट क्लास बन जाता है और ये जो टू स्ट्रिंग मेथड है ये बेसिकली डिफाइंड हुआ है ऑब्जेक्ट क्लास में। तो जब यहाँ पे हमने टू स्ट्रिंग लिखा, ये पहले देखेगा कि यहाँ पे डिफाइंड है। अगर यहाँ पे डिफाइंड नहीं है तो वो चेक करेगा कि इसका जो पेरेंट है क्या वहां पे डिफाइंड है। उसको ये वहां पे मिल जाता है, मिलने के बाद ये कोड कंपाइल हो गया। अगर इस कोड को मैं यहाँ से रन कर लेता हूँ तो ये इसका आउटपुट है। ऑफ कोर्स ये वो चीज नहीं है जो कि हमारे ज़हन में होगी। जिस तरीके से हमने पहले डिस्प्ले मेथड डिफाइन किया हुआ था, वो डिस्प्ले कर रहा था रोल नंबर को, नेम को, मार्क्स और बाकी एट्रीब्यूट्स को। यहाँ पे जो डिफॉल्ट टू स्ट्रिंग मेथड है, ये वो चीजें डिस्प्ले नहीं कर रहा जो कि हम डिस्प्ले करना चाह रहे थे। ये बेसिकली जो उसका रेफरेंस था उसको डिस्प्ले कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे ये चाहें कि जो इसका टू स्ट्रिंग मेथड है ये एग्जैक्टली वही काम करे जो कि डिस्प्ले मेथड कर रहा था, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट क्लास में जो टू स्ट्रिंग डिफाइन हुआ है हमें थोड़ा सा उसको चेंज करना पड़ेगा। वो चेंज करने के लिए उसको आपको दोबारा से डिफाइन करना पड़ेगा। तो अगर पेरेंट के किसी मेथड को आप चाइल्ड में दोबारा डिफाइन करते हैं, इसको हम यहाँ पे ओवरराइडिंग कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो पेरेंट का टू स्ट्रिंग मेथड है वो यहाँ पे इस चाइल्ड में दोबारा से रीडिफाइन करना पड़ेगा, यानी कि उसको ओवरराइड करना पड़ेगा। तो ये मेथड ओवरराइड कैसे होगा, इसका कोड मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास टू स्ट्रिंग मेथड है जो कि ऑलरेडी इसके पेरेंट यानी कि ऑब्जेक्ट क्लास में डिफाइन था। ये हमने उसको ओवरराइड किया। यहाँ पे हमने कंपाइलर से कहा कि हम इस मेथड को ओवरराइड करना चाह रहे हैं। अगर ये मेथड पेरेंट में डिफाइन ना होता तो यही भी इसने आपको एरर देना था कि जिस मेथड को आप ओवरराइड करना चाह रहे हैं ये एग्जिस्ट ही नहीं करना। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ इसका नाम चेंज कर लेता हूँ तो इसने फौरन एरर दे दिया क्योंकि इस नाम से इसके पेरेंट में कोई मेथड डिफाइन नहीं है, तो ये ओवरराइड भी नहीं हो सकता। ओवरराइड होने के लिए पेरेंट में इस मेथड का डिफाइन होना लाजमी है। तो यहाँ से इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। तो इसका जो फॉर्मेट है वही है
कि टू स्ट्रिंग मेथड लिखना पड़ेगा, इसने एक स्ट्रिंग को रिटर्न करना है और ये पब्लिक मेथड है। तो ऑब्जेक्ट क्लास में जो टू स्ट्रिंग डिफाइन हुआ है, वहाँ पे पब्लिक लिखा हुआ है, वहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न करेगा और टू स्ट्रिंग इसका नाम होगा, ये कोई पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता। तो हमने जो स्ट्रिंग रिटर्न करना होगा, जो रोल नंबर और मार्क्स की वैल्यू आपको रिटर्न करके दे सके। हमें पता है कि कोई भी मेथड एक बार में एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है। तो यहाँ पे हमने एक s के नाम से वेरिएबल डिफाइन किया, जहाँ पे हमने एम्प्टी स्ट्रिंग को इनिशियलाइज किया। इस s में हमने इस वैल्यू को कॉन्कैटिनेट किया, जिसमें रोल नंबर आ जाएगा और साथ ही जो रोल नंबर की वैल्यू होगी वो कॉन्कैटिनेट हो जाएगी। उसके बाद इसी ही s में हमने लाइन को चेंज करने के लिए बैकस्लैश n यूज किया, फिर मार्क्स और उसके बाद जो मार्क्स की वैल्यू होगी कॉन्कैटिनेट हो जाएगी। उसके बाद लाइन को चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पे दोबारा से बैकस्लैश n को भी कॉन्कैटिनेट करा दिया। तो यहाँ पे s की जो वैल्यू बनी होगी वो रिटर्न हो जाएगी। रिटर्न होने के बाद आपने इस टू स्ट्रिंग को जहाँ पे यूज किया होगा, वहाँ पे ये आपको वो वैल्यू रिटर्न करके दे देगा। इस टू स्ट्रिंग को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। हमने जब पहले टू स्ट्रिंग को यूज किया था तो ये डिस्प्ले कर रहा था इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को। अगर अब मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, तो ये इनफैक्ट कॉल कर रहा था टू स्ट्रिंग मेथड को। ये हमारे पास टू स्ट्रिंग मेथड है, जिसमें यहाँ पर रोल नंबर इक्वल टू आर नंबर की वैल्यू, मार्क्स इक्वल टू मार्क्स की वैल्यू और साथ लाइन चेंज करने के बाद जो भी स्ट्रिंग बनेगी यहाँ से रिटर्न हो जाएगी। रिटर्न होके ये यहाँ पे आ जाएगी और जो वैल्यू होगी वो डिस्प्ले होके आपको यहाँ पे इसका आउटपुट नजर आ जाएगा। तो मतलब जो टू स्ट्रिंग प्री डिफाइंड था अपडेट क्लास में, अगर आप उसको दोबारा से अपनी क्लास में ओवरराइड करना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए आप इस तरीके से उसको ओवरराइड कर सकते हैं। तो बड़ी दफा किसी भी क्लास के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हम डिस्प्ले करने के लिए जो डिस्प्ले का मेथड होते हैं वो यूज नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि जो जावा का अपना टू स्ट्रिंग मेथड है उसको यूज करना चाह रहे होते हैं। और ऐसा करने के लिए जो प्री डिफाइंड टू स्ट्रिंग मेथड होता है हमें वो ओवरराइड करना पड़ता है, और उसको ओवरराइड करने के लिए हम इस तरीके से कोड अपना लिख सकते हैं। इसी ही चीज को हम एक और एग्जांपल से भी डिस्कस कर लेते हैं।